डियर स्टूडेंट्स, हेलो। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कंप्रेशन मेंबर पे, तो उसकी ही कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो उसमें हमने वेरियस कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। जो हमारे जो वेरियस कंप्रेशन मेंबर्स जैसे स्ट्रट्स, कॉलम, बूम्स, तो अभी हम स्ट्रट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस स्ट्रट के अंदर अगर हम किसी भी स्ट्रट की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना चाहें कि कितना लोड वो लग सकता है उसके ऊपर, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, लोड इज इक्वल टू सिग्मा ए सी इंटू ए, वेयर सिग्मा ए सी इज द परमिसिबल एक्सियल compressive stress और A is the effective cross sectional area of the member। तो जो किसी भी सेक्शन का एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल वैल्यू है वो सिग्मा AC है, परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो किसी भी मेंबर की सिग्मा AC जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो उसकी स्लेंडरनेस रेशियो, उसकी इफेक्टिव लेंथ और उसके रेडियस ऑफ जायरेशन, इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, मर्चेंट रैंकिन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर सिग्मा AC को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके अंदर वेरियस पैरामीटर्स हैं। जैसे इसके अंदर यील्ड स्ट्रेस है स्टील की, FCC है, उसके अंदर स्लेंडरनेस रेशियो है, इफेक्टिव लेंथ है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और एक फैक्टर है जिसको कि हम अमूमन इसकी वैल्यू 1.4 रखते हैं। तो इसी टेबल को, इसी सिग्मा AC की वैल्यू को अलग अलग स्लेंडरनेस रेशियो और रेडियस ऑफ जायरेशन का जो एक फैक्टर है उसको फैक्टर में रखते हुए और मॉडल्स ऑफ जो स्टील की जो यील्ड स्ट्रेस है इसको एक पैरामीटर बनाकर एक टेबल बनाई गई है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये टेबल से इस फार्मूले से बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वो टेबल, जैसे टेबल है तो उसके अंदर FY और स्लेंडरनेस रेशियो, तो इधर Y एक्सिस के अंदर जैसे हम कॉलम में कह सकते हैं कि आपको स्लेंडरनेस रेशियो दी गई है, और X एक्सिस के अंदर FY की वैल्यू दी गई है, यील्ड स्ट्रेस दी गई है अलग अलग स्टील ग्रेड के लिए। तो जैसे हम आमतौर पर FY को 250 मानकर, यील्ड स्ट्रेस को 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर मानकर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली उसमें बताया कि जो सिग्मा AC है ये वेरियस स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ जायरेशन और सिग्मा AC की वैल्यू पे डिपेंड करती है। सिग्मा AC की वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो हमने जैसे बताया था कि जो स्ट्रट्स हैं हम एंगल स्ट्रट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एंगल स्ट्रट्स हैं हमारे, वो दो टाइप के एंगल स्ट्रट होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मेंबर, जो स्ट्रेस है हमारा, जो मतलब एंगल है हमारा, इट कैन बी ए कंटिन्यूअस मेंबर एंड इट कैन बी ए डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस मेंबर की, जो कि हम स्ट्रट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर कंटिन्यूअस मेंबर क्या होता है? कंटिन्यूअस मेंबर एक ऐसा मेंबर है जो कि किसी भी ट्रस के अंदर विच इज कंटिन्यूअस ओवर ए नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो उस ट्रस की टॉप कोड जो होती है, या उसके अंदर जिसको प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है वो एक कंटिन्यूअस मेंबर होता है। तो जो कंटिन्यूअस मेंबर है हमारा, वो सिंगल एंगल का भी बना हो सकता है और डबल एंगल का भी बना हो सकता है। और ये जो इसके एंड्स के ऊपर इसको हम एक से ज्यादा रिवेट से, बोल्ट से या वेल्ड से जोड़ सकते हैं। तो इस केस के अंदर कोड ने, जैसे आपको दिखाया गया है, ये
हमारा कोड है IS 800 1984 क्लोज 5.5। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हमें इसकी स्ट्रट की अगर इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी 0.7L से लेकर 0.85L तक, वेयर स्मॉल l indicates effective length and capital L indicates length of the strut between center to center of the intersection। और इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो दिया गया है, परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो इसके अंदर वो हमें एज इट इज ही लेनी है, सिग्मा AC, क्योंकि अब इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कंटिन्यूअस मेंबर या डिसकंटिन्यूअस मेंबर, तो उसके अंदर हम ये दो पैरामीटर्स पर ही इसके अंदर आपको बताएंगे कि भाई इसके अंदर जो ये दो पैरामीटर्स हैं, इन दो पैरामीटर्स ने कोड ने इनकी कितनी वैल्यू डिसाइड की है। तो हमारा जो अभी इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे और इसके अंदर जो परमिसिबल अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो एज इट इज लेंगे, सिग्मा AC। अब हमारा दूसरा टाइप का मेंबर है जो ट्रस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो जो कंटिन्यूअस मेंबर है इट इज स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, लेकिन जो हमारा डिसकंटिन्यूअस मेंबर है इट इज एक्सटेंड बिटवीन द टू एडजेसेंट ज्वाइंट्स ओनली, और इनकी बहुत छोटी लेंथ होती है। तो इसके अंदर जो हमारा जो एंगल जो कनेक्ट हुआ है, तो इसके अंदर जो एंगल है हमारा वो एक लेग से कनेक्टेड होता है। तो उस एक लेग की कनेक्टेड होने की वजह से इसकी जो दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, एंड्स जो जुड़े हुए हैं, वो जो चाहे रिवेट से जुड़ा हो चाहे वेल्ड से जुड़ा हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी हुई है कंप्रेसिव फोर्स, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एंगल की जो CG है उससे कोइंसाइड नहीं करता। तो उसकी वजह से उस एंगल के अंदर एसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, और उस एसेंट्रिसिटी की वजह से उसके अंदर एक बेंडिंग मूवमेंट भी पैदा हो जाता है। तो उस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो फिर इसी वजह से ही उसके अंदर हम उसकी सिग्मा AC की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। तो जो हमारे डिसकंटिन्यूअस मेंबर हैं वो सिंगल एंगल का भी हो सकता है और ये डबल एंगल का भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट अगर सिंगल एंगल है, और सिंगल एंगल में भी एक फर्दर कंडीशन है कि अगर उसके जो एंड्स अगर एक रिविट से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड बाय वन रिविट और बोल्ट एट ईच एंड, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी सेम, वही इफेक्टिव लेंथ रहेगी जो कि उसकी दोनों इंटरसेक्शन के बीच में है। और उस केस के अंदर जो उसकी परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस होगी उसको हम रिड्यूस कर देंगे, इट विल बी टेकन एज 0.8 सिग्मा AC, 0.8 ली जाएगी। और उसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है वो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी के अंदर ही दूसरा केस लेते हैं, जबकि हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, सिंगल एंगल है, लेकिन उसको हमने दोनों सिरों से दो या दो से ज्यादा बोल्ट से कनेक्ट किया गया है। तो उसके अंदर हमने देखा है कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है इट इज टेकन एज 0.85L। तो हमने इसके अंदर इफेक्टिव लेंथ को कम कर दिया है, और उसके अंदर जो परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस है वो उसको रिड्यूस नहीं किया है, और उसको हमने एज इट इज ले लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे हमने उसकी इफेक्टिव लेंथ को कम कर दिया, 0.85L कर दिया, तो उसकी 0.85L करने की वजह से जो उसकी सिलेंडरनेस रेशियो होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो सिलेंडरनेस रेशियो होती है वो होती है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अगर हमारी लेंथ अगर कम हो जाए, इफेक्टिव लेंथ अगर कम हो जाए, तो उसके अंदर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम हो जाती है। तो जैसे आपको मैंने पहले टेबल में भी दिखाया है, तो पिछली जो टेबल है हमारे पास, ये जो टेबल आपको दिखाई गई थी,
ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है, उसकी सिग्मा एसी की वैल्यू उसके अंदर कम हो रही है। तो अगर हमारी सिलेंडरनेस रेशियो कम होगी तो सिग्मा एसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की, तो इसके अंदर हमने इसको दो रिवेट से जोड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं डबल एंगल की। तो डबल एंगल स्ट्रट में हम डबल एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उसके अंदर जो डबल एंगल है हमारा, कनेक्टेड बाई टू और मोर रिवेट्स, कनेक्टेड बाई टू और मोर रिवेट्स और बोल्ट एट ईच एंड। तो उस केस के अंदर जो इफेक्टिव लेंथ है उसको हमने लिया है 0.85L और उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को एज इट इज ही रखा है। अब हम बात करते हैं डबल एंगल placed back to back connected on the same side of the gusset plate by 1, 2 or more rivets। तो उस केस के अंदर हमने इफेक्टिव लेंथ को वही रखा है जो उसके दो इंटरसेक्शन के बीच में है, लेकिन इसके अंदर हमने परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस को घटा दिया है, उसको रिड्यूस कर दिया है बाय पॉइंट सिग्मा एसी। तो आप देख सकते हैं दोनों केस के अंदर जो हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी उसके अंदर फर्क पड़ता है। अगर हम उसको सेम साइड पे रखते हैं जैसे पीछे दिखाया है, अभी जैसे सामने आप देख रहे हैं, और पीछे केस में दिखाया है जैसे कि अगर हम उसको बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट लगाते हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कम हो जाती है और परमिसिबल वैल्यू वही रहती है। और दूसरे केस के अंदर हमारी इफेक्टिव लेंथ वही रहती है और परमिसिबल स्ट्रेस को हमने कम कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये जो तीन तरह के आपको जो मेंबर्स बताए गए हैं जिसकी कि हमने सिग्मा एसी की वैल्यू और उसकी इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट किया है। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इसको हम बोलते हैं टैकिंग रिविट। तो जैसे आपको मैंने बताया है कि जो हमारी ट्रसीज हैं उसके अंदर हम डबल एंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल एंगल इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो सिरे हैं एंगल के, उसको तो हम ज्वाइंट लगा देते हैं, उसमें रिविट्स लग जाती हैं। लेकिन जैसे आगे ज्वाइंट से आगे जैसे हमारे मेंबर्स कंटिन्यू करते हैं तो उनके बीच में गैप आ जाता है। तो वो गैप अगर हम उसको कंटिन्यू, अगर गैप को कंटिन्यू रखेंगे दोनों सिरों के बीच तक के, तो उसके अंदर फिर वो जो हमारे एंगल्स वो एज ए डबल एंगल एक्ट नहीं करेंगे, वो एज ए सिंगल एंगल एक्ट करेंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो जो प्रिंसिपल राफ्टर या बॉटम कोड जो हमने इस्तेमाल की है जिसमें हमने डबल एंगल का इस्तेमाल किया है वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करे, तो उसके अंदर कुछ डिस्टेंसेस के ऊपर हम एक एक रिविट और लगा देते हैं बीच में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सेक्शन। तो उसकी वजह से जो हमारे डबल एंगल एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं। तो वो जो बीच बीच में जो रिविट लगाई जाती है उस रिविट को हम टैकिंग रिविट बोलते हैं या उसको हम स्टिचिंग रिविट बोलते हैं। तो अब हमारा स्ट्रट को जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर पिछले जो अभी आपने पढ़ा है उस जब तक हमें ये पता लग गया कि एक स्ट्रट जो है कितना लोड ले सकता है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। लेकिन अब अगर हमें एक स्ट्रट को डिजाइन करना पड़े कि अगर हमें एक ट्रस के अंदर ये पता है कि इस कंप्रेशन मेंबर में इतना लोड वहां पर आएगा, तो वो लोड कितना, उस लोड को लेने के लिए हमें किस साइज के मेंबर्स का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए फिर ये एक डिजाइन स्टेप्स दिए गए हैं। तो अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम उस मेंबर को डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो उसके अंदर जो पार्ट, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी के पार्ट है, जो स्टेप्स हैं, उसी के ही वही सभी स्टेप्स इसके अंदर भी हैं, लेकिन इसके अंदर हमें एक दो स्टेप्स एडिशनल स्टेप्स हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है, क्योंकि जो ये लोड कैरिंग हमें डिजाइन करना है तो इसके अंदर हमें उस मेंबर के ऊपर लोड कितना लगेगा, उस मेंबर की लेंथ कितनी होगी
और उसकी एंड कंडीशंस क्या होंगी, जैसे अभी पहले आपको बताया गया है जो एंड कंडीशंस है हमारी, उसके अंदर चाहे सिंगल एंगल है, डबल एंगल है, तो उसके अंदर सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट है या बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट है, या उसको हमने एक रिविट से जोड़ा है, दो रिविट से जोड़ा है, क्योंकि उसकी इफेक्टिव लेंथ इन सभी चीजों पर डिपेंड करेगी। तो वो सभी एंड कंडीशंस भी हमें पता है और उसकी लेंथ भी हमें पता है। दूसरा स्टेप यही है कि हम उस सेक्शन का ग्रॉस एरिया कितना होगा, ग्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, वो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है। तो उसके अंदर जो लोड जो लगा हुआ है उस मेंबर के ऊपर, उसको हम एक एज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, एक हम एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर इससे ज्यादा स्ट्रेस पैदा नहीं होगी या उसके अंदर इससे ज्यादा लोड उस पर नहीं लगेगा, तो उसको हमने 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर माना है। तो उसको मानकर हम उस सेक्शन की ग्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। तो जब हमारे पास एरिया आ जाता है तो उस एरिया की मदद से हमारे पास स्टील टेबल अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, उन स्टील टेबल के अंदर हम सेक्शंस को चूज करते हैं उस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंगली, कि उस एरिया का हमारे पास कौन सा सेक्शन अवेलेबल है। तो वो स्टील टेबल से हम वो उसके अंदर सेक्शन का, उस एरिया का सेक्शन चूज कर लेते हैं। तो उस सेक्शन को चूज करते वक्त हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो उसके अंदर पहला ध्यान तो ये रखते हैं कि जो सेक्शन जो हम चूज करें उसका आर मिनिमम जो है वैल्यू ज्यादा हो, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम की वैल्यू ज्यादा हो, तो उससे हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम होगी तो उसकी सिग्मा एसी की वैल्यू ज्यादा आएगी, जैसे आपने पहले टेबल में देखा है। तो ये एक दो बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो उससे हम सेक्शन को जल्दी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव लेंथ है वो तो फिक्स है, वो उसके एंड कंडीशंस पे डिपेंड करती है, लेकिन जो रेडियस ऑफ जायरेशन है उसको हम सेक्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उस सेलेक्टेड सेक्शन की अब हम परमिसिबल वैल्यू जो हमारे पास जो सिग्मा एसी की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा एसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उसके अंदर जो है, जैसे आपको बताया गया है कि स्टेप 3 के अंदर जो हमने सिलेंडर रेशियो कैलकुलेट किया, उसके अंदर जो हमारे पास टेबल है उस सिलेंडरनेस रेशियो के अंदर और उसकी जो यील्ड स्ट्रेस है 250 के कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसकी सिग्मा एसी की वैल्यू को टेबल से वैल्यू को उसके अंदर बाय इंटरपोलेशन उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सिग्मा जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो नहीं होगी जो उस टेबल में दी हुई है, तो उसके अंदर दो पॉइंट्स के बीच में, दो सिलेंडरनेस रेशियो के बीच से हम उसको इंटरपोलेट करके सिग्मा एसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू आ जाती है तो और वो सिग्मा एसी की वैल्यू को भी हमें उसके अंदर, जैसे आपको जो पहले जो पिछले स्टेप्स बताए गए थे उसके अंदर बताया गया था कि जो सिग्मा एसी की वैल्यू है उसको हमें कई बार कम भी करना पड़ता है, रिड्यूस भी करना पड़ता है। तो जैसी एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर हम उसको रिड्यूस करना है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज उसको सेम वैल्यू लेकर सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइनल करेंगे। और उस फाइनल वैल्यू से फिर हम दोबारा से ये कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारी जो सेक्शन का जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है अब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जब हमारे अभी लोड कैरिंग कैपेसिटी जितना हमने जो सेक्शन पे जो जहां से शुरू किया था उससे ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारी ज्यादा आती है सेफ लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी, तो हम ये मानेंगे कि जो हमने सिलेक्शन चूज किया है वो हमारा परफेक्ट सेक्शन है, वो उतना लोड हमारा ले सकता है। लेकिन कई बार हम जो सेक्शन चूज करते वक्त कई बार उसमें गलती कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो सेफ लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो फिर उसकी वजह से फिर हमें कई दोबारा से नया सेक्शन चूज करना पड़ता है, नया एरिया लेना पड़ता है, और फिर जितने भी स्टेप्स आपको पीछे बताए गए हैं उन सभी स्टेप्स को हमें रिपीट करके फिर दोबारा से इस स्टेप पर आते हैं। और फिर जब तक ये लोड सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा नहीं हो जाती, जब तक हम इस सभी स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो एक बार
ये सेक्शन हमारा सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद जितना उस पर लोड लगा हुआ है हमारे सेक्शन के ऊपर, उस लोड के हिसाब से हम उसकी एंड को डिजाइन करते हैं, एंड कनेक्शन को डिजाइन करते हैं, उसके अंदर जो रिवेट वैल्यू निकालते हैं, तो उससे रिवेट वैल्यू से उसकी नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी लगेंगे इसके अंदर, या बोल्ट से बोल्ट की वैल्यू से नंबर ऑफ बोल्ट्स, या अगर हमें सेक्शन को अगर वेल्ड करना है तो उसके अंदर लेंथ पर एमएम वेल्ड की निकाल कर कितना हमें लेंथ ऑफ द वेल्ड निकालना है, ये सभी हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर ये हमारा इसका ये लास्ट स्टेप। तो मित्रों, ये जो वीडियो बनाई गई है बेसिकली ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जो 3 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है स्पेशल। बाकी जो डिग्री होल्डर भी अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इससे भी इसकी मदद ले सकते हैं। थैंक यू।